इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड के बाद लापता बस का मलबा मिल गया है। रेस्क्यू टीम को हाईवे से 500 मीटर नीचे बस के कुछ हिस्से मिले हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान मलबे में बस के टायर और चेसिस का इंजन मिला है। हाईवे के नीचे घाटी में 2 और शव भी पाए गए हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद जो है, जिनके शव अब तक बरामद हुए हैं, वो 13 हो चुकी है और अब तक 13 लोगों को बचाया भी गया है। आज सुबह से एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई और इसमें आईटीबीपी के अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी लगाई गई हैं। नेशनल हाईवे 5 पर जिस जगह तबाही के ये पहाड़ गिरा टूटा है, वहां नीचे सतलुज नदी बहती है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कुछ गाड़ियां सतलुज नदी में बह गई होंगी। कल दोपहर तकरीबन 12 बजे लैंडस्लाइड हुआ था और पहाड़ का मलबा 7 गाड़ियों पर गिर गया था। इनमें एक बस भी शामिल थी, जिसमें करीब 25 मुसाफिर सवार थे, ऐसा बताया जा रहा है। और आज सुबह जब दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, तब बस का मलबा रेस्क्यू टीम को मिला है। घाटी में जिस जगह पर बस के हिस्से पाए गए हैं, वहां पर रेस्क्यू टीम पत्थरों के बीच जिंदगी को तलाशने में जुटी है, इस उम्मीद में कि कहीं कोई जिंदा मिल जाए। पत्थर में देखो, सर्च करो, इधर सर्च करो। आवाज पत्थरों के नीचे भी देखो। अपनी सेफ्टी करते हुए आवाज। सर, इन्होंने बहुत गलती कर दी। ठीक है, जो मलबा वो डाला पहले। मलबा डाला तब तो बढ़िया वेट हो गया पूरा। सब तभी तो कई डेड बॉडी मिल जाता है और ऐसा इधर ही बन रही है। कल ऐसे डेड बॉडी मिलता है, डेड बॉडी मिल जाता है इसमें। बॉडी उधर है, उधर बॉडी। मलबा नहीं फेंका बना रहा हूँ अभी। और इन तस्वीरों में आपको बस की चेसिस भी नजर आई होगी। वो चेसिस जिस पे पूरा ढांचा बनता है, उसकी क्या हालत हो गई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना खौफनाक था। अब वो जगह आपको दिखाते हैं जहां से ये बस खाई में गिरी थी। आईटीबीपी के ऑफिसर उस जगह पर पहुंचे जहां से बस 500 मीटर नीचे खाई में गिरी। This is the main point where slide was there. Yesterday we cleared this point. We had found some of the bodies and rescued some persons, and probably this is the place from where the bus must have fallen. Just now our team there, the 17 battalion, 19 battalion and the team of 43 battalion, they found a body, and hopefully we will get the remnants and rest of the bodies from that place. My team already there. One of my team has been placed at this point so that any rock fall, although the small rock fall, small boulders are still falling, you come to this place, is taraf aa jao, is taraf aa jao, but still my men are there and we are continuously in touch with the party which is under search operation to रेस्क्यू ऑपरेशन रात में रोक दिया गया था क्योंकि अंधेरे में पहाड़ से पत्थर के टुकड़े गिर रहे थे। सुबह 9:30 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन की दोबारा शुरुआत की गई और इस शुरुआत के बाद जो बस थी उसके कुछ हिस्से पाए गए हैं। कि रात को भी स्लाइड्स हो रहे थे, तो सुबह 3:30 बजे से यहाँ पर कंटिन्यू अपने ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। तो अभी जस्ट हमने लगभग आधा घंटा पहले वहाँ पर हमें बस के रेमिनेंट मिले हैं, जो कि बस का चेसी, इंजन और जो टायर प्रतीत हो रहे हैं वो मिल गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रेस्क्यू टीम के साथ साथ लापता लोगों के घर वाले और रिश्तेदार भी अपनों की तलाश में लगे हैं। ऊपर से कंटिन्यू लैंडस्लाइड हो रहा है और वो जो वहाँ पे लोग हैं वो बिल्कुल मलबे के सारे डांग के सारे और उनकी तरफ मलबा बढ़ते जा रहा है और डांग के सारे छुपते जा रहे हैं। ऊपर से कंटिन्यू लैंडस्लाइड हो रहा है सर। आपकी बात हुई है उनसे? हाँ, बात कंटिन्यू हो रहा है सर मेरा उनसे। कितने लोग थे वहाँ पे? वो 4 लोग हैं सर।
और पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, आज सुबह बस का मलबा रेस्क्यू टीम ने हासिल कर लिया है। अब तक क्या कुल तादाद की जानकारी दी गई है आपको कि कुल कितने लोग इस हादसे की जद में आए हैं, कितने लोगों को बचाया गया और कितने लोगों की अब भी तलाश हो रही है? देखिए हुसैन, इस पूरे हादसे के अंदर जब ये कल 12 बजे ये हादसा हुआ था तो उसके बाद लगातार जो बचाव कार्य था उसके ऊपर जो किया जा रहा था। और आज सुबह कल तक जो खबर आई थी कि 10 लोग जो हैं इसमें जो है उनकी डेड बॉडी मिली है, लेकिन अभी कल तक का ये अपडेट था। लेकिन आज सुबह जो है जब दोबारा से सर्च ऑपरेशन वहां पे शुरू किया गया, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है, तो अभी तक 5 और डेड बॉडी, 3 पहले मिली थी, 2 अभी की जानकारी मिल रही है कि 2 और डेड बॉडी मिली है। तो कुल 15 डेड बॉडी जो है अभी तक मलबे से जो है वो रेस्क्यू जो टीम है वहां पर उन्होंने वहां पर बरामद की है। उसके अलावा 13 लोगों के आसपास जो है उनको बचाया भी गया है, रेस्क्यू भी किया गया है। और वहीं जिससे कल मैंने भी बताया था कि लगातार एक जो बस का ड्राइवर और परिचालक था उनसे उनमें से एक से फोन पर बातचीत हो रही थी, तो वो बस का ड्राइवर था जिससे लगातार जो रेस्क्यू टीम थी वो बात कर रही थी, क्योंकि जैसे ही पत्थर गिरने शुरू हुए तो वो बस से उतरकर थोड़ा देखने के लिए गया था। 100 मीटर पहले ही बस रोक ली थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है तो अचानक से एक और पत्थर जो है वो गिरते हैं और बस को अपनी चपेट में ले लेते हैं। तो उसके पीछे जितनी गाड़ियां थी उनको भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। तो फिलहाल बस का ड्राइवर जो था वो और जो परिचालक है दोनों जो है वो सुरक्षित हैं। और उसके अलावा जैसा कि उसने बताया कि 23 लोग जो हैं वो बस में सवार थे और अभी तक जो 15 लोगों के जो है डेड बॉडी जो है वो मिल चुकी है इसमें। हुसैन, पुनीत, रेस्क्यू टीम ने क्या बताया कि आज रेस्क्यू का काम, राहत और बचाव का काम आज क्या खत्म कर लिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगभग सुबह से ही जो रेस्क्यू की टीम है वो बचाव कार्य में लगी हुई है। उनकी कोशिश यही है कि किस तरह से आज जो इस काम को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि मेन टारगेट था कि नीचे जो कि काफी नीचे बस जो थी वो चली गई थी 500 मीटर और 200 मीटर ऊपर सिर्फ सतलुज से रह गई थी, तो वहां तक पहुंचने का मेन टारगेट था। वहां पर जो रेस्क्यू की टीम है वो पहुंच चुकी है। उसके अलावा गाड़ियां भी मलबे के नीचे दबी हुई है, इसलिए सबसे बड़ी जो परेशानी वो ये है रेस्क्यू टीम के आगे यहाँ पर हुसैन की ऊपर से लगभग थोड़ी देर बाद पत्थर जो है वो गिर रहे हैं, जिससे ये एक बड़ी परेशानी का कल थी जब ये हादसा हुआ। उसके बाद लगातार जब रेस्क्यू की कोशिश हो रही थी, टीमें वहां मौजूद थी, लेकिन रेस्क्यू शुरू नहीं हो पा रहा था क्योंकि लगातार चट्टानों के गिरने का सिलसिला जारी था। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने कहा है कि 90 दिनों के अंदर अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो जाएगा। अफगानिस्तान के 80% इलाकों पर या तो तालिबान का कब्जा है या फिर वहां पर लड़ाई चल रही है। उत्तरी अफगानिस्तान के 9 प्रांतों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान ने अफगानिस्तानी सेना को भारत से गिफ्ट मिले एक MI-24 हेलीकॉप्टर को भी अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि यह हेलीकॉप्टर डैमेज था, उड़ने की हालत में नहीं था, इसलिए अफगानिस्तानी सेना उसे छोड़कर चली गई थी। अफगानिस्तान मसले पर भारत, चीन, अमेरिका और रूस के बीच दोहा में आज एक अहम बैठक होने वाली है। तालिबान काफी तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा जमाता चला जा रहा है। तालिबान का कब्जा इस वक्त जरांज, फरा, सरैपुल, शबरघान, ऐबाक, कुंदूज, फैजाबाद, पुले खुमरी और तालोकान में हो चुका है। कुछ इलाकों में अफगानिस्तान की सेना और तालिबान के बीच कब्जे की लड़ाई चल रही है। महज 20% इलाकों में ही अफगानिस्तान का कब्जा बाकी बचा। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, 90 दिन के अंदर तालिबान का कब्जा पूरे देश पर हो जाएगा। अमेरिका की ये चेतावनी बहुत ही परेशान करने वाली है और जो आज बैठक होने जा रही दोहा में, उससे क्या रास्ता निकल सकता है? हुसैन, सभी की नजर इस बैठक के ऊपर है जहां पर दोहा में जो तालिबान के जो लीडरशिप है वो बात करेंगे इस डेलीगेशन से और उसके बाद ये तय होगा कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। दोहा का जो तालिबान है वो पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात कर रहा है, लेकिन तालिबान जो इस समय अफगानिस्तान में मौजूद है और या उसके फ्रेंच ग्रुप वो अलग अलग लेवल पे बात कर रहे हैं और वो दोहा की बात कितना मान रहे हैं ये ऑन ग्राउंड दिख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर बात है कुंदूज का वो 217 कोर, जिसको पूरी तरीके से इस समय तालिबान ने डोमिनेट किया है और यहाँ पर जो वेपन सिस्टम्स थे या फिर लॉजिस्टिक्स थे, व्हीकल था, वो सभी इस समय तालिबान के कंट्रोल में है। तो कुंदूज का ये एरिया सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसका रखता है। जो तस्वीरें आई कि एयर बेस पे कुंदूज के वहां पर तालिबान ने डोमिनेट किया और कब्जा कर लिया, लेकिन उसमें जो हेलीकॉप्टर है वो 2019 में भारत ने अफगानिस्तान को दिया था और उस समय बेलारूस, अफगानिस्तान और भारत के बीच ट्राई एग्रीमेंट हुआ था। उसी दौरान 2018 में एग्रीमेंट हुआ और 2019 में दिया। अभी की कंडीशन जो सीनियर ऑफिसर इस समय अफगानिस्तान में है उनके मुताबिक अभी जो ये Mi-24 है उसका ब्लेड नहीं था, वो टेक्निकली अबेंडन था और वो उड़ने की हालत में नहीं है। लेकिन इस बात को भी गंभीरता से देखा जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा
कि अगर तालिबान इसे रिपेयर करके दोबारा से चलाने लायक बना लेता है तो ये लिथैलिटी और इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि इस समय पाकिस्तान के द्वारा दिए गए 122 mm होवित्जर यानी कुल मिलाकर चिंता बड़ी है मनीष। जिस तरीके से अगर तालिबान का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है, और आज एक अहम बैठक के बाद इंतजार करते हैं कि क्या इसके नतीजे होते हैं और क्या अफगानिस्तान में दुनिया के जो बड़े देश हैं वो क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। हंगामे की वजह से संसद का मानसून सत्र तय वक्त से 2 दिन पहले खत्म कर दिया गया, लेकिन विपक्ष के हंगामे का दौर थमा नहीं है। संसद बंद है तो विपक्ष ने आज सरकार को सड़क पर घेरने की तैयारी की है। एक तरफ जहां सरकार ने हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ एक्शन की मांग की है, तो विपक्ष ने भी सरकार से दो हाथ करने के लिए आगे की रणनीति पर विरोधी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्लियामेंट चैंबर में होगी, जिसमें सभी विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे। बैठक के बाद सभी नेता संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करेंगे। बाद में विजय चौक पर भी प्रदर्शन होगा, जहां राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि संसद की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने महिला सांसदों के साथ धक्का मुक्की की है। ऐसा आरोप लगाने वाली महिलाओं में कांग्रेस की सांसद छाया वर्मा और फूलो देवी नेतम शामिल हैं। हालांकि सरकार ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया है, लेकिन विपक्षी दल इससे सहमत नहीं है। अब इसी मामले को लेकर आज की बैठक में रणनीति तय होनी है, इस पर आगे कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी। We are all peace-loving people. Please. Yes. Honorable LOP, no remarks. No remarks. Honorable LOP. Honorable LOP. Sir, yes. Yes. So many male marshals, female marshals, and they have more or like created a fort of women shield, women marshal shield, and what our lady members, Rajya Sabha members, they are coming. Please. And they are insulted here, and all members, marshals are pushing, and we are not safe, and our lady members are not safe. Your point is taken. Your point is taken. We protest. Your point is taken. Honorable LOP, I heard you. हालांकि सरकार का कहना है कि विपक्ष ने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है। लगातार जो चेयरमैन का अपमान इस हाउस में हुआ है उसकी पूरा सदन घोर निंदा करता है, और विपक्ष ने इसके लिए चेयरमैन के पास, आपके पास और सभी स्टाफ के पास माफी मांगनी चाहिए। ऐसा मैं समझता हूं सबकी मांग है। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर सस्पेंड किए जाने के बीच कांग्रेस ने देर रात दावा किया कि पार्टी के 5 वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनके हैंडल को कुछ देर के लिए सस्पेंड कर दिया गया और लॉक रखा गया। कांग्रेस के जिन नेताओं के ट्विटर हैंडल लॉक हुए उनमें प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, AICC के महासचिव अजय माकन, असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव और लोकसभा में पार्टी के विप मणिकम टैगोर शामिल हैं। इन सभी नेताओं के ट्विटर अकाउंट जो हैं वो लॉक हुए हैं, जिसको लेकर के अब कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि राहुल गांधी के बाद 5 नेताओं के ट्विटर अकाउंट जो है, ट्विटर हैंडल जो है वो लॉक किए गए हैं ट्विटर की तरफ से। और दिल्ली के द्वारका में दिल्ली सरकार के जरिए बनाए जा रहे हज हाउस का विरोध शुरू हो गया है। पहले द्वारका के स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया। अब विश्व हिंदू परिषद ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। VHP ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की शह पर दिल्ली में जमीनों पर अवैध कब्जे करके जमीन जिहाद किया जा रहा है। VHP के महासचिव सुरेंद्र जैन ने चेतावनी दी है कि द्वारका में हज हाउस का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। VHP की दलील है कि स्थानीय लोगों की आपत्ति के बावजूद केजरीवाल सरकार जबरन मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए संवेदनशील जगह पर हज हाउस बना रही है। दिल्ली के द्वारका में हज हाउस बनाने के लिए 2018 में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 94 करोड़ रुपए जारी किए थे। हालांकि इसकी आधारशिला 2008 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रख चुकी थी, लेकिन इस बार जैसे ही निर्माण का काम शुरू होने वाला था उसी वक्त ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन ने इसका विरोध किया और कहा कि अगर यहां हज हाउस बनाया गया तो इलाके में कश्मीर जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर पिछले शुक्रवार को आसपास के गांवों की महापंचायत बुलाई गई, जिसमें फैसला लिया गया कि द्वारका में हज हाउस का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।
की आड़ में दिल्ली में लैंड जिहाद चल रहा है। सरकारी जमीन पर सरकारी पैसे से वहां के लोगों के विरोध के बावजूद हज हाउस बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। वहां की पंचायतें लिखकर दे चुकी हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन उसके विरोध में खड़े हो गए हैं। पालम एयरपोर्ट जो सेना का एयरबेस है, वहां एयरफोर्स के एयरबेस हैं, वो एकदम नजदीक हैं। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीनों टर्मिनल भी बहुत ज्यादा दूर नहीं। पहले से वहां पर भीड़ रहती है। कितना ट्रैफिक जाम होगा जब वहां पर बसें आएंगी मेवात से या अन्य इलाकों से, उसकी कल्पना मात्र ही सेहरा देने के लिए, रोंगटे खड़े कर देने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इतने विरोध और इतने संवेदनशील स्थान पर होने के बावजूद केजरीवाल सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है, किसी भी हालत में वहां हज हाउस नहीं बनने दिया जाए। एक एक ईंट उखाड़ कर ले जाएगी वहां की जनता, लेकिन वहां पर हज हाउस नहीं बनने दिया जाए। भास्कर मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, क्या रुख है अब सरकार का? हज हाउस बनाने का काम क्या अब भी शुरू होगा? ये जो विरोध हो रहा है, क्या इसको नजरअंदाज किया जाएगा? देखिए, सरकार अभी भी अपने फैसले पे कायम है और किसी भी तरह का इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक ये कोई नई योजना नहीं है। 2008 में शीला दीक्षित ने इसकी शुरुआत की थी और तकरीबन 5000 वर्ग मीटर की जमीन है जो हज हाउस के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। और अब एक बार फिर से केजरीवाल सरकार 2018 में फैसला लिया गया था और उसके लिए 94 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। तो उम्मीद है कि इस तरह के विरोध के बावजूद सरकार इस पे अपना रुख नहीं बदलेगी। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस सख्त है। शुक्रवार को जो विरोध प्रदर्शन किया गया था उस मामले में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस का ये कहना है कि जो डीडीएमए एक्ट है उसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे कोविड के दौरान, इसलिए हम यहाँ पे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो सरकार को ये लग रहा है कि विरोध प्रदर्शन तो होगा, लेकिन सरकार अपने जो फैसले पे है वो कायम है अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली में लैंड जिहाद की बात की जा रही तो यूपी में मुजफ्फरनगर में मेहंदी लगाने के नाम पर लव जिहाद का आरोप लग रहा है। हरियाली तीज के मौके पर मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान की राजनीति की आंच इस पर आई है। क्रांति सेना नाम का एक संगठन है, इसके कार्यकर्ता शहर के बाजारों में घूम रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को मेहंदी लगाने वाले शख्स हिंदू हैं या मुसलमान। अगर हिंदू है तो ठीक है, लेकिन अगर मुसलमान निकला तो उसे मेहंदी लगाने से रोका जा रहा है। क्रांति सेना ने पहले ही घोषणा की थी कि हरियाली तीज के मौके पर मुस्लिम युवकों को हिंदू महिलाओं के हाथों में मेहंदी नहीं लगाने दी जाएगी। इसके बाद दुकानों पर चेकिंग की जा रही है। मुजफ्फरनगर के बिंदल बाजार और नई मंडी में कुछ लड़के महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगाते मिले तो उनसे पूछताछ हुई, हालांकि वो हिंदू निकले। इस दौरान संगठन ने सभी ब्यूटी पार्लर और दुकानदारों से अपील की है कि मुस्लिम लड़कों से ना तो मेहंदी लगवाएं और ना ही उनसे बाल कटवाएं, क्योंकि मुस्लिम लड़के बड़ी संख्या में लव जिहाद में शामिल रहते हैं और मेहंदी लगाने की आड़ में वो हिंदू महिलाओं को लव जिहाद के जाल में फंसा लेते हैं। चौंकाने वाली बात यह भी थी कि क्रांति सेना के कार्यकर्ता जब सरेआम बाजार में चेकिंग कर रहे थे तब पुलिस की तरफ से उनको रोका भी नहीं गया। आरएलडी ने इस मुहिम का विरोध किया है। आरएलडी आज स्थानीय प्रशासन से इसकी शिकायत भी करने वाली है। क्रांति सेना के द्वारा पिछले वर्ष से ही ये अभियान शुरू किया गया था, क्योंकि हमने देखा है कि जो करवा चौथ और हरियाली तीज के त्यौहार पर बहुत से दुकानदार मुस्लिम युवकों को बुला लेते थे और महिलाओं को मेहंदी लगाते थे, और जो मुस्लिम युवक जो होते हैं वे सबसे अधिक लव जिहाद में शामिल रहते हैं। इसलिए हमने इनका विरोध किया। हमने पहले दुकानदारों को चेतावनी दी कि आप किसी लड़कों को न रखें। कल हमने घूम कर इस बात की चेकिंग करी कि कहीं कोई मुस्लिम युवक तो मेहंदी नहीं लगा रहा है। कुछ युवक हमें मिले मेहंदी लगाते हुए, तो जांच पड़ताल में वो सब हिंदू पाए गए। और हमारा मानना है कि लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए हमें ऐसे अभियान हमेशा चलाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में देश की नारी शक्ति को एक नया मंत्र देने वाले हैं। इस बार पीएम मोदी उन महिला संगठनों से बात करेंगे जिन्होंने अपने दम पर देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दिया है। पीएम मोदी आज आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत काम करने वाली महिला एनजीओ की सदस्यों से बात करेंगे।
नारी शक्ति संवाद में आज दोपहर 12 बजे पीएम मोदी वर्चुअली इसे संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी आज जिन महिला ग्रुप से बात करने वाले हैं उनमें वो समूह शामिल हैं जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हैं। इस प्रोग्राम के दौरान पीएम स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की सफलता की कहानी और खेती की आजीविका पर एक हैंडबुक भी जारी करेंगे। और इस मौके पर प्रधानमंत्री 4 लाख एनजीओ को 1625 करोड़ रुपए की मदद की नई रकम भी जारी करने का ऐलान करेंगे। इसके अलावा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के तहत आने वाले 7500 स्वयं सहायता समूहों को पीएम मोदी 25 करोड़ रुपए की शुरुआती रकम जारी करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ये जो योजना है, इसी तरह मिशन के तहत आने वाले 75 किसान उत्पादक संगठनों को 4 करोड़ 13 लाख रुपए की रकम भी दी जाएगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।